पहला क्वेश्चन बनता है कि चचनामा के लेखक कौन थे। चचनामा के लेखक कौन थे? देखिए, चचनामा जो है वो अरबों की सिंध विजय की जानकारी यहाँ से प्राप्त होता है और ये अरबी भाषा में लिखा गया था। तो इसके जो लेखक थे अली अहमद, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ ले कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, मोहम्मद अली बिन अबूबकर कूफी ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट, सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल जो था आलमगीरपुर था, जो कि बिल्कुल सही है, आलमगीरपुर। सेकंड पॉइंट कि आलमगीरपुर दशक नदी के किनारे स्थित था, ये पॉइंट गलत है क्योंकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है और ये जो पड़ता था वो यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? एक सिल पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? एक सिल पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सी विल बी राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। और इसके खोजकर्ता कौन थे आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन थे और कब किया गया था ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिट्टी से हल बनाने का जो साक्ष्य मिला है बनवाली से प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य में स्थित है? बनवाली जो पड़ता है ये हरियाणा में पड़ता है, राइट आंसर डी, हरियाणा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जो है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? फुट एंड माउथ जो रोग है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? वायरस के कारण उत्पन्न होता है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरूदविद है? मरूदविद यानी कि ज़ेरोफाइट है, ठीक है, ज़ेरोफाइट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे करील जो होगा, करील एक प्रकार का पौधा होता है जो कि हम इसमें कहते हैं कि ये काफ़ी कांटेदार होता है, कांटेदार झाड़ी होता है और ये मरुस्थल में ही देखने को मिलता है। इसमें पत्ते नहीं होते, ठीक है, पत्ते नहीं होते, करील। अगला क्वेश्चन, लेप्रोसी बेसिलम का आविष्कारक किया गया था किसके द्वारा? लेप्रोसी बेसिलम का आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था? हेंसेन के द्वारा, हेंसेन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें श्रमण के नाम से जाना गया, ऑप्शन बी, श्रमण। वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? वैदिक समाज कुल 4 वर्णों में विभक्त था, ऑप्शन बी, 4 वर्णों में विभक्त था। वैदिक सभ्यता में अमाजु किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता था? अमाजु जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था वैदिक सभ्यता में? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं होती थी उनके लिए ये प्रयुक्त होता था अमाजु। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री यानी लूसेंट सब्जेक्टिव का एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री चारों का मास्टर वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको ये भी नहीं पता है कि पूरे सप्ताह में कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट को आपको लेकर के चलना है तो उसके लिए भी हमने लिस्ट इस वीडियो के नीचे लगा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। कौन से 3 वेद को संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी स्टार्टिंग के जो 3 वेद हैं इन्हीं को त्रयी या फिर वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। यूट्रोफिकेशन संदर्भित है, यूट्रोफिकेशन बताइए इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, यूट्रोफिकेशन हम उसे कहते हैं जब जल में फास्फेट और नाइट्रेट या फिर और अन्य जो हो गए यानी इत्यादि मिल जाते हैं तब जल का जो न्यूट्रिएंट होता है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से अगर आपसे पूछ ले कि यूट्रोफिकेशन में मुख्य रूप से फॉस्फेट के साथ साथ नाइट्रेट आयनों के आपस में मिलने से जल में क्या होता है कि उच्च उत्पादन क्षमता होती है, उसी को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, यानी कि एक जलीय परितंत्र में उच्च उत्पादन से उसे कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है? हिप्पोकैम्पस क्या है? हिप्पोकैम्पस क्या है? ध्यान रखेंगे, हिप्पोकैम्पस जो कि एक प्रकार की मछली है जिसको हम लोग समुद्री घोड़े के रूप में जानते हैं। समुद्री घोड़ा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो सिर होता है यानी कि घोड़े के मुख के जैसा दिखता है, इसलिए इसको समुद्री घोड़ा या फिर इसको मछली कहते हैं, हिप्पोकैम्पस। आपसे डायरेक्ट पूछा सकते हैं कि समुद्री घोड़ा क्या होता है, तो वो एक प्रकार की मछली होती है जिसको हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? इसे हम लोग प्रोस्थेटिक समूह के नाम से जानते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, यानी सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि केवल एक ही अंडा से उपस्थित होता है किसमें? केवल एक ही अंडा से उपस्थित होता है किसमें? तो बर्ड्स में, यानी कि पक्षियों में, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगर ऑप्शंस में सोयाबीन अगर आपको ना दिखे तो अगर मशरूम दिख जाए तो उसे टिक करेंगे। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है किस में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पूरे पौधे में होता है, पूरे पौधे में, यानी राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, पूरे पौधे में होता है। अगला प्रश्न, के प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका कौन निभाता है? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? सॉरी, पर्णहरित जो होता है इसकी भूमिका क्या होती है? तो इसमें होता है कि प्रकाश का अवशोषण करना, जो सूर्य के प्रकाश आता है उसका अवशोषण करना पर्णहरित का ही कार्य होता है, यानी कि क्लोरोफिल का ही कार्य होता है, ऑप्शन बी। हेली धूमकेतु क्या है बताइए? हेली धूमकेतु क्या है? प्रत्येक यहाँ पे हम कह सकते हैं 76 वर्ष पे दिखाई देता है, तो ये इसका निश्चित समय कि 76 वर्ष के बाद ही हम देख सकते हैं। तो जब भी निश्चित समय हम देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं आवर्ती, आवर्ती गति, यानी कि आवर्ती धूमकेतु है। फिक्स है कि नेक्स्ट 76 वर्ष के बाद हमें देखने को मिलेगा। जैसे 1986 में देखा गया था, तो अब ये नेक्स्ट टाइम जो होगा +76 2062 में फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सबसे प्रबल वनस्पति थी। 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सबसे प्रबल वनस्पति कौन थी? यहाँ पे सी होगा राइट आंसर, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, सी विल बी राइट आंसर। फलों के अध्ययन को कहा जाता है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पोमोलॉजी। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? हरिमहीनता होने का कारण क्या है? हरिमहीनता होने का कारण क्या है? तो मैग्नीशियम और फेरस का अभाव होना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था? रोपण जो वो किस नदी के किनारे स्थित था? रोपण सतलज नदी के किनारे, ऑप्शन बी सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा वासी जो लाजवर्त था, लाजवर्त कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि लाजवर्त क्या था, तो भवन निर्माण की सामग्री होती थी, ये ध्यान रहेगा लाजवर्त। ठीक है, इसका आयात कहाँ से करते थे? कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र के बदंगसा से, ऑप्शन ए। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? किस उपनिषद से प्राप्त होता है? एसएससी के लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था पहले, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कंडोपनिषद। ठीक है, कंडोपनिषद यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। कंठोपनिषद, ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा, ऑप्शन डी लिच्छवियों के द्वारा। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर माने जाते हैं, ये ध्यान रहिएगा। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? प्रतीक चिन्ह सिंह। ठीक है, सी, ये ध्यान रखना है। बचपन का नाम वर्धमान हुआ करता था, बचपन का नाम वर्धमान। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन की अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। अनुवांशिक जो यूनिट है अर्थात जो जीन्स होते हैं वो होते हैं गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम में, ऑप्शन बी क्रोमोसोम में। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि क्रोमोसोम जो है यानी गुणसूत्र जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था, गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था? किसी को याद हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय की बीटा कोशिका से, यानी कि पेनक्रियाज के द्वारा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? सर्वग्राही का मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप को ये ले सकता है, सर्वग्राही कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इस ब्लड ग्रुप की अगर हम नाम की बात करें तो ए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ए बी। अब ए बी की अगर आपसे पूछ ले कि ए बी पॉजिटिव कि ए बी नेगेटिव, तो ये ध्यान रखना है कि ए बी जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, ए बी पॉजिटिव को ही हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। राइट, और आप जो यहाँ पे ओ देख रहे हैं यूनिवर्सल, इसको डोनर कहा जाता है, यानी कि सर्वदाता। ठीक है, सर्वदाता वर्ग इसको माना जाता है। कौन सा? ओ निगेटिव, ओ निगेटिव, ये ध्यान रखिएगा, ओ निगेटिव। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या? उत्तर के देशों में बौद्ध धर्म का जो प्रचलन हुआ, जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ वह कौन था?
महायान, महायान ऑप्शन बी, ठीक है, महायान करेक्ट होगा। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो यहाँ पे दो हम स्थान रख सकते हैं, एक तो महास्थान जो कि बांग्लादेश के साथ, और सोहगौरा, सोहगौरा उत्तर प्रदेश। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सोहगौरा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, महास्थान जो कि बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था कौन था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो है सतवाहन, सतवाहन ऑप्शन ए, ठीक है, सतवाहन। नेत्रदान में दाता की आंख के निम्नलिखित भागों को कौन सा उपयोग किया जाता है? यानी नेत्रदान करते समय कौन सी चीज़ों को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है, कॉर्निया यानी सी यहाँ पे बिल्कुल से होगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। आइरिस जो होता है वो रंग का निर्धारण करते हैं, यानी कि किसी का आंख ब्लू जो होता है, ब्लू ब्राउन होता है, तो ये आइरिस पे ही डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अर्निथिन चक्र के द्वारा। अर्निथिन चक्र, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कर्णिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? स्तनधारियों में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? आरबीसी का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, अस्थिमज्जा ऑप्शन बी। जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण है आपका ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन के कारण होता है, सरफेस टेंशन। तोल्कापियम जो ग्रंथ है संबंधित है किस से? तोल्कापियम जो ग्रंथ है वो संबंधित है व्याकरण और काव्य से, व्याकरण और काव्य से, यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। तोल्कापियम के संबंध में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तोल्कापियम के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो अगस्त जो ऋषि, अगस्त से जो ऋषि थे उनके 12 योग्य शिष्यों में से एक थे जिनका नाम था तोल्कापियर, तोल्कापियर, उन्होंने ही तोल्कापियम को लिखा था, ये ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के पश्चात, शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन करने के पश्चात। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? वो था नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। परास्त करने के पश्चात एक उपाधि धारण की थी जो परमेश्वर, परमेश्वर, ठीक है, और इसने दक्षिणापंतेश्वर की उपाधि भी धारण किया था, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है कि ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रिमीज या फिर जैंट्रीमीज कहा गया? अग्रिमीज या फिर जैंट्रीमीज कहा गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया। तो जल्दी से 41 का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके बताएं। और यार आप लोग सुस्त मत पड़ा करो, जो क्वेश्चन पूछा आता है आप उसका राइट आंसर दिया करो। सिर्फ ऐसे लगता है कि बस वीडियो को आप ऑन करके छोड़ देते हो और बस जो चल रहा है चलने दो। आपसे क्वेश्चंस पूछा था तो यार उसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताया करो, अदरवाइज मैं खुद बता दूंगा, क्या प्रॉब्लम है? तो आप लोग कह दो कि अगर हाँ नहीं बताओगे तो हम खुद बता देंगे। हम आपसे पूछते हैं कि आप लोग कमेंट करो, कितना सीरियसली वीडियो को देखते हो, ध्यान देते हो, इस चीज़ को देखा जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से अगर हमसे कभी गलती हो जाता है तो आप लोग कमेंट कर देते हो, बहुत अच्छा बात है कि चलो हमसे गलती हुआ तो आप कमेंट करते हो, लेकिन जब हम क्वेश्चंस पूछते तो उसका राइट आंसर भी तो कमेंट किया करो। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन था वो? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, वो है देवदत्त, ठीक है, देवदत्त ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पादक कौन सा होता है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो होता है वो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक अम्ल ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट वन बनता है, दमा श्वसन संबंधी एक रोग उत्पन्न होता है किसके, किस में होता है? तो ये जो होता है ब्रोंकियल पेशियों में स्पाजम से, यानी राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टेक करेंगे। देखिए ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चंस दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि फिर सिर्फ और सिर्फ आपको लूसेंट ही कराया जाता है, क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि सिर्फ लूसेंट से काम चलने वाला नहीं है। जिस तरह से आपने डिमांड करता है कि यूपी पीसीएस का अलग अलग पीसीएस का क्वेश्चंस भी कराया जाए, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस कराया जाए, जिस तरह से पूछे गए क्वेश्चंस उसी क्वेश्चंस को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में देश की पहली मोबाइल शहद प्रसंस्करण वैन को लॉन्च किया? और यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, खादी और ग्रामोद्योग उद्योग, जो कि केवीआईसी 1956, ये ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे ये खोला गया था? गाजियाबाद में, गाजियाबाद ऑप्शन डी,
अगला प्रश्न है कि दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किस राज्य के लावणी कलाकार सुमित भाले ने स्वर्ण पदक जीता है? तो लावणी का आपका संबंध पता होगा कहाँ से है, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र ऑप्शन डी। 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? लेमन फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से हो जाता है? ऑप्शन डी, मणिपुर, मणिपुर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने बताइए कि कहाँ पर हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योगा अकादमी की आधारशिला रखी है? हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योगा अकादमी की आधारशिला रखी है हैदराबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के प्रेस ने हाल के शोध के आधार पर चिंता यानी एंजाइटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि घोषित किया? चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर कह सकते हैं, इसको घोषित किया ऑप्शन सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान को शुरू किया? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान को शुरू किया किसके द्वारा? तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मीनाक्षी लेखी, मीनाक्षी लेखी ऑप्शन बी। क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत आया था? अब्दुल रजाक जो है वो भारत आया था किसके समय में? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि देवराय द्वितीय के समय में वो आया था। देखिए देवराय द्वितीय के संबंध में हम लोग 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, जैसे कि इसको इमाड़ी देवराय के नाम से भी जाना जाता था। इनके इस दरबार में कुछ समय के लिए जो प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे जिनका नाम क्या, श्रीनाथ, ठीक है, श्रीनाथ जो कि रहते थे करीब कुछ समय तक इनके इस दरबार में रहते। और जो देवराय द्वितीय इसको जगबेटकर के नाम से भी जाना गया, यानी कि हाथियों के शिकारी के रूप में जाना गया। इनकी जो रचना थी, प्रमुख जो रचना है उनको भी आप याद रखिएगा, जैसे महानाटक सुधा निधि की रचना देवराय द्वितीय ने किया था, साथ ही साथ ब्रह्मसूत्र की रचना भी इसने किया था। तो कुछ पॉइंट्स जो थे ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कि राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के सम्मान में राजत्व का सिद्धांत तैयार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? पहला मुस्लिम शासक कौन था? बलबन, बलबन, जिसको अगर हम बात करें इसका बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था, ये ध्यान रखिएगा। जिले इलाही की उपाधि इसने धारण की थी, गुलाम वंश के ये शासक थे, और साथ ही साथ अपने शत्रुओं के प्रति लौह एवं रक्त की नीति को इन्होंने अपनाया था। क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है तो याद रखेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व या फिर सेनापति कौन था? राणा प्रताप के सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो इसमें आपको याद रखना है कि महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे हकीम खां सुर, हकीम खां सुर ऑप्शन सी कहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, बंधहीन अनुनाद का दूसरा नाम क्या है? यानी नो बैंड रिजोनेंस जो होता है इसका अन्य नाम क्या होता है? इसका एक और नाम होता है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पदार्थों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो पहला पॉइंट है कि पदार्थों के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। पहला पॉइंट ही गलत है, क्योंकि पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, जैसे ठोस में अधिक होता है, गैसों में कम होता है। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। जो मिश्रण होता है वो प्रकृति में हो सकता है, समांगी भी होता है, विषमांगी भी होता है, यानी सही आंसर सी को टिक करेंगे, दोनों हो सकते हैं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? कश्मीर के अकबर के नाम से किस सुल्तान को जाना गया? जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन ऑप्शन सी। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो ये एक प्रकार का खैराती अस्पताल यानी कि मुफ्त अस्पताल था। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, जसवंत और दसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। ये जो प्रसिद्ध चित्रकार थे ये किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो इनका संबंध हो जाएगा अकबर के साथ, अकबर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, क्या है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो ध्यान रखना है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब कोई पदार्थ बदलता है तो वो एक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मक्खन का खट्टा होना ये बिल्कुल सही होगा,
और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि वापस उस पदार्थ को बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि बर्फ़ का पानी में पिघलना, अगर बर्फ़ पानी में पिघल जाता है तो पानी फिर से बर्फ़ बन सकता है, यानी वापस वो आ सकता है, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में एक बार बन जाने के बाद वापस नहीं आ सकता है, यानी कि मक्खन का खट्टा होना यहाँ पर एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम होता है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम लोग डिपोजिशन के नाम से जानते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन। और आपको पता है सब्लिमेशन, जिसको हम लोग हिंदी में ऊर्ध्वापातन के नाम से भी जानते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जब कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस में चला जाता है उसको कहते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कंडेंसन की बात करें, यानी कि कंडेंसन जो जिसको हम लोग हिंदी में संघनन कहते हैं, तो इसमें भाप का लिक्विड में चेंज होना, यानी कि जो वेपर होता है वो आपका इसमें आ जाता है लिक्विड फॉर्म में, उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इवेपोरेशन तो आपको पता ही है कि जब कोई लिक्विड गैसीय फॉर्म में यानी कि भाप में बन जाता है, भाप बन जाता है, उसको कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखेंगे। तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजक बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद, ऑप्शन सी। दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीने इलाही, ध्यान रखिएगा, दीने इलाही की जो स्थापना की गई थी वो 1582 में किया गया था और इसको स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और इलाही संवत जो है वो 1583 में स्टार्ट हुआ था, इलाही संवत। देखिए अकबर के संबंध में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेट है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम लोग चले यहाँ पे जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। जैसे अगर तीर्थ यात्रा की बात करें, तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त कब किया था? तो 1563 ईस्वी में। ठीक है, और अगर उसके बाद अगर बात करें जैसे जजिया कर को कब समाप्त किया, तो 1 वर्ष के बाद जजिया कर याद रखेंगे 64 में। इबादत खाना की स्थापना 1575, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है, इबादत खाना की स्थापना। इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था 3 वर्ष के पश्चात, यानी 1578 ईस्वी में। तो ये जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और याद रहेगा, जैसे लाहौर जिसकी राजधानी जो है, राजधानी लाहौर को स्थानांतरित किया था कब? 1550 ईस्वी में। तो ये सभी डेट याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है? हुई है या फिर नहीं हुई है? तो अवस्था में परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन और रंग बदलना, इन तीनों घटनाओं से हम कह सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी, इससे पता लगा सकते हैं कि रासायनिक जो कि अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ। जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है? सहजता से आयनीकृत हो जाता है उसे हम लोग सीजियम कहते हैं। सीजियम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सीजियम। मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप में किसके कारण रोशनी देता है? सोडियम स्ट्रीट लैंप में किसके कारण जो कि रोशनी देता है? तो परमाणु उत्सर्जन राइट आंसर होगा, परमाणु उत्सर्जन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है, हरा रंग बेरियम के कारण, हरा रंग बेरियम के कारण, जबकि लाल रंग जो होता है स्ट्रोंसियम के कारण होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी को टिक करेंगे, A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव, ऑप्शन सी। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरी कलम या फिर स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था अकबर के द्वारा? अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जो थे इन्हीं को, यानी सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो वेसिन की संधि जो है वो 1802 में हुआ था और इसमें बाजीराव द्वितीय ने संधि किया था, बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो कहाँ पर है? तो विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसने राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में, यानी उपलक्ष्य के रूप में, ये करीब 1448 ईस्वी में इसको बनवाया था। 1448 ईस्वी में इसको बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला स्थित है, तो बताइए कहाँ स्थित है ये?
ये पड़ता भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर चिदम्बरम। चिदम्बरम ऑप्शन सी। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न कि सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक कौन सा है? सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला जो विरंजक है वो कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब बनता है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब क्या बनता है? धनात्मक हीलियम आयन बनता है। धनात्मक हीलियम आयन बनता है, ये ध्यान रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता था कि हमारे एप्लीकेशन पे काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि प्रैक्टिस सेट लाए जाइए, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिया गया है। 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है, जिसमें फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन फुल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया गया। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जाकर के एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। ठीक है, काफ़ी कम कीमत रखी गई है, अदरवाइज़ आप मार्केट में जाकर के पता कर लो ऑनलाइन का प्राइस क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी बहुत जगह देख लिया है ऑनलाइन कोर्सेज़ का प्राइस जो कि क्या चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो प्राइस रखा है आप खुद एक बार चेक कर लेना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था तो तुकाराम, त्यागराज और बल्लभाचार्य, ये सभी के सभी भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे, लेकिन नागार्जुन नहीं थे। ऑप्शन ए टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आत्मकथा? तो यहाँ पे देखिए, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, हुमायूंनामा गुलबद्दम बेगम ने लिखा है, बादशाहनामा के लेखक कौन थे? अब्दुल हामिद लाहौरी, और ये जो है बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था, तो इसे याद रहेगा, ये एक खुद आत्मकथा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबर। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो इसको हमने कैसे याद रखा था कि लोहा को पीट कर शुद्धा कर दो, यानी कि शुद्ध कर दो। ठीक है, तो पीट कर उसको सीधा कर दीजिए, पीटवा लोहा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। दहन एक प्रकार की प्रक्रिया। दहन किस प्रकार की प्रक्रिया? तो दहन एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया ऑप्शन डी। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? यानी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की खोज है वो किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बैकरल के द्वारा। हेनरी बैकरल ऑप्शन सी। लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रहेगा, जब जंग लगता है तो डेफिनेटली यहाँ पे दो चीज़ें मौजूद होता है, एक तो ऑक्सीजन और नमी, इन दोनों के वजह से ही कह सकते हैं लोहे पर जंग लगता है। और लोहे पर जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है, और ये ऑक्सीकरण है। ठीक है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था? शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि यहाँ पे कलीम को कहेंगे। कलीम ऑप्शन ए। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान निम्नलिखित में से कौन सा है? शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान निम्नलिखित में से कर्नाटक अभियान था। कर्नाटक अभियान करीब ये हम कह सकते हैं 1676-77, ध्यान रहेगा 1676 ही जनरली देखने को मिलता है, तो ये याद रखेंगे। चौथ क्या था? चौथ क्या हुआ करता था? तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया जो भूमि कर था उसी को चौथ के रूप में जानते थे, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा गया? आंध्र भोज के नाम से भी जाना गया, आंध्र पितामह भी कहा गया, ये है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ऑप्शन डी। हम्पी, तिरुनेलवेली, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेवराय ही है, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका संबंध हो जाएगा बंगाल में। अदीना मस्जिद बंगाल में पड़ता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कथनों को पढ़े, वक्तव्यों को पढ़े और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सही है। इब्राहिम शाह सरकी के काल में जौनपुर मुस्लिम विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, बिल्कुल सही है। इसे सिराज हिंद की उपाधि भी मिली थी, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम सरकी ने किया था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी था?
सुल्तान उस सर्क पूर्व का स्वामी था, कहाँ के शासक की उपाधि थी ये? जौनपुर। जौनपुर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, ये बिल्कुल सही पैटर्न बैठेगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो एकमात्र तत्व है जो कि हाइड्रोजन है, जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। सी विल बी राइट आंसर। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? आइसोटॉप्स की संख्या टोटल 3 होता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो कौन सा है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन, सी यहाँ पे करेक्ट होगा। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय दिया जाता है, किसे? चैतन्य महाप्रभु को, जिन्हें निमाई पंडित के नाम से भी जाना गया, गौरंग प्रभु के नाम से भी जाना गया। ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की मंजूरी मिला है यहाँ पे दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट, ऑप्शन सी। हाल ही में मदर टेरेसा अवार्ड जो है किसने जीता है? मदर टेरेसा अवार्ड को किसने जीता है हाल ही में? अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी जो कि एक पर्यावरणविद हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? किस राज्य की? तो उड़ीसा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी उड़ीसा। किस देश ने मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया? नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया किसने? भारत ने, ऑप्शन डी भारत ने। हाल ही में किस राज्य ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो पसंद आया तो पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है। और अगर आपको नहीं पता है कि किस दिन कौन सा टेस्ट होता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हाँ तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि प्रैक्टिस सेट लाया जाए, प्रैक्टिस सेट लाया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशंस पे फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया गया। 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 में। इससे कम में आपको और कहीं भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल नहीं कराया जा रहा। 10 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है, तो जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं जल्द से जल्द। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस की लिंक है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और जा करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाला जा चुका है। ठीक है, तो जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, द रॉलेट एक्ट। ठीक है, द रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी। देखिए, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था, ये ध्यान रखना है कि ये लागू किया गया था 19 मार्च। ठीक है, 19 मार्च 1919 की घटना है, रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे एटली ने, क्लेमेंट एटली ने, जो कि भारत में 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। और ये भारत कब पहुंचा था, ये ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था 24 मार्च 1946 को। इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों में जिसके नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं, यानी भारत के जो सचिव थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस, यो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो 2 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये कौन थे, तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, साथ ही साथ एक थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार देखा हुआ है। उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लीडर। अब बात करते हैं कि लीडर को कौन संपादक करते थे, तो लीडर जो संपादन हुआ करता था, संपादक थे इसके मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी ने इसका 1910 में जो कि संपादन किया था, एक प्रकार का अंग्रेजी पत्र था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखिए एक चीज़ ध्यान रहेगा, एक चीज़ और ध्यान रहेगा, जो लीडर है इसका हिंदी में भी संस्करण था। हिंदी संस्करण इसका भारत के नाम से आता था, भारत। ठीक है, भारत के नाम से 1921 से आरंभ हुआ था, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने मुसलमानों के लिए,
सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न युग्मों में से किनकी बीमाएं समान है। आज की इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी सुपर डुपर दिए गए, तो काफ़ी अच्छा लगने वाला, आपको एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, साइंस के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देखिएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो बीमाएं दी गई हैं दोनों में समान होनी चाहिए, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। वर्क और टॉर्क की जो बीमा है वो समान होता है। कार का जो बीमा होता है वो क्या होता है, यानी कि कार का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कारें बराबर जो होता है बल गुने विस्थापन, यानी कि फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। तो mL/T⁻², और L जो होता है इसका जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो उसको हम L से कर सकते हैं, तो ये बनेगा mL²T⁻²। ठीक उसी तरह से होता है जो टॉर्क है, टॉर्क का क्या होता है, तो टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण जो होता है बल गुने लंबवत दूरी होता है। सेम टू सेम बल गुने लंबवत दूरी को भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो कि डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस ले लेते हैं, डी हो जाएगा। तो एफ जो है ये भी आपका फिर से यही बनेगा mL/T⁻², और डी यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए दूरी हो जाएगा तो एल हो जाएगा, यानी फिर से आपका जो बन जाएगा वो यही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टॉर्क और वर्क दोनों का डायमेंशंस जो है वो दोनों इक्वल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो ध्यान रहेगा 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है, 9 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट टिक कर दोगे ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हम यहाँ पे देखेंगे 10⁻⁷ होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्न में से ऊर्जा की इकाई नहीं है, ध्यान दीजिएगा ऊर्जा की इकाई नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। GeV क्या होता है, GeV क्या होता है, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है। फैराड वोल्ट के पावर स्क्वायर ये भी आपका ऊर्जा का ही है। हेनरी एम्पियर के पावर जो स्क्वायर है ये भी हम देख सकते हैं, ये भी ऊर्जा का ही मात्रक होता है। लेकिन वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। राइट। अगला प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो हम जानते हैं कि इलाहाबाद की 2 संधियां हुआ था, दोनों आपका हुआ था 1765 में, 1765 में, लेकिन डेट में थोड़ा सा अलग था। पहला जो हुआ था 12 अगस्त को हुआ, दूसरा हुआ था 16 अगस्त को। ठीक है, जो पहला संधि हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच, यहाँ फिलहाल तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा संधि हुआ 16 अगस्त 1765 को, ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। तो दोनों डेट आपको याद रखना है, दोनों किसके किसके बीच हुआ ये भी याद रखना है। राइट। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था। भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं, कोलबर्ट को, कोलबर्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कोलबर्ट। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गुरु अंगद जो थे वो सिखों के दूसरे गुरु, यानी कि गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी थे। इनको लाहना के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड लिटन के समय अकाल पीड़ितों की राहत दिलाने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में, तो स्ट्रेची आयोग यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। देखिए बाकी के बारे में बात कर लेते, जैसे बटलर आयोग की बात करें तो बटलर आयोग का संबंध 1927 से हो जाता है, और ये किस लिए था, तो बटलर आयोग का संबंध देसी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों में विचार करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था लॉर्ड इरविन के समय में। फ्रेजर आयोग पिछली बार के एग्जाम्स में पूछा जा चुका था। फ्रेजर आयोग जो है वो आपका 1902 के साथ संबंध रखता है, और इसका संबंध लॉर्ड कर्जन से होगा। और इसके संबंध में बात करें कि ये किससे संबंधित था, पुलिस की कार्यपद्धति के जांच कर सुधार करने के उद्देश्य से फ्रेजर आयोग बनाया गया था। सैंडहर्ट आयोग की बात करें तो सैंडहर्ट आयोग का संबंध हो जाता है 1925 के साथ, और ये आपका संबंध हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग से। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग, और इसका संबंध किससे था, तो भारतीय सेना का भारतीकरण करने पे विचार करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले हमने ब्रिटिश कालीन जो भी आयोग थी वो मैंने आपको वीडियो अलग से प्रोवाइड कराया था। अगला प्रश्न है कि सार्जेंट आयोग का गठन कब किया गया था। सार्जेंट आयोग का गठन कब किया गया था, 1944, शिक्षा के विकास हेतु ये संबंध रखता है। और 1917 सैंडर आयोग के संबंध है, और 1882 का संबंध हो जाता है हंटर आयोग से। सभी याद रखिएगा, सभी शिक्षा से संबंधित था। म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ। म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ था,
सितंबर 1938 में, सितंबर 1938 में म्यूनिक पैक्ट, ऑप्शन बी। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलबाई की जो संधि है वो किस युद्ध से संबंधित है? 1775 में सूरत के संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का स्टार्टिंग हुआ और सलबाई की संधि 1782 के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के साथ संबंध रखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के संबंध में, और थर्ड जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो आपका 1817-18 होता है। तो 1818 जनरली याद रहेगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इनको चार्ल्स मेडकॉफ। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए यहाँ पे कौन गलत तरीके से मैच किया गया, सुमेलित नहीं है। देखिए अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मैंने आपको जस्ट बताया था कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच हुआ था, और इस वक्त जो समय चल रहा था लॉर्ड वेलेस्ली का था, लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पे होना चाहिए था। तो राइट आंसर हम ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगर हम यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स देख रहे हैं तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो सी बिल्कुल सही होगा। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो इनकी जो राजधानी थी लाहौर थी, लेकिन धार्मिक राजधानी अगर आपसे पूछे तो अमृतसर को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। भौतिक राशि जो अदिश राशि है, यानी कि कौन सा यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन डी को टिक करेंगे। वैद्युत क्षेत्र जो फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत यानी कि अदिश राशि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि एक हल्की और एक भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर है तब किस वस्तु का रेखीय संवेग अधिक होगा? किस वस्तु का रेखीय जो संवेग होगा वो अधिक होगा? भारी वस्तु का अधिक होगा, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किससे संबंध रखता है? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम से संबंध रखता है, ऑप्शन बी। यानी कि इनके संबंध से ही Q बराबर जो IT फार्मूला मिलता है, जिस पे हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि किरचॉफ के दूसरे नियम किससे संबंधित है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो ये दोनों दो पॉइंट आपको याद रखना है। विद्युत वाहक बल के शुद्ध मापन के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन सा है? विद्युत वाहक बल के शुद्ध मापन के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन सा है? विभव मापी, सी विल बी राइट आंसर, विभव मापी। भंवर धारा उत्पन्न होती है, भंवर धारा उत्पन्न होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं साइंस के वो यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग भी काफ़ी डिमांड करते हो इसके लिए कि यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस कराया जाए, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जिस तरह से कहेंगे उस तरह से काम किया जाए। और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए गए। नॉर्मली क्वेश्चन तो आपको सॉल्व कर ही लेते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखते चलेंगे। देखिए भंवर धारा उत्पन्न होती है कब? एक धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इन सभी क्वेश्चंस को डायरेक्ट इसी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है कि एक गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान विद्युत आवेश जो है उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि राइट आंसर क्या बन जाएगा। हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, केवल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यानी कि एक गतिशील विद्युत आवेश जो है केवल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और स्थिर जो आवेश होता है, स्थिर आवेश, वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा, वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। केवल स्थिर आवेश जो कंपन करता हुआ आवेश होगा वो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि दोनों उत्पन्न करता है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ, कह सकते हैं लखनऊ में, और इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा, ऑप्शन ए। और इसके जो कि सचिव कौन थे, तो यहाँ पे NG रंगा, याद रखिएगा NG रंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन की नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन जो कि बंगाल में चला था,
1857 की क्रांति के बाद 1859 से 60 के बीच माना जाता, 59 से 60 के बीच। और हिंदू पेट्रियाट के जो संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन बी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख जो तत्कालिक कारण था वो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन बी, हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि ए नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इससे पहले हम लोगों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संबंध में एक पॉइंट्स देखा था। इन्होंने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ साथ आनंद मोहन बोस, दोनों लोगों ने मिलकर के किया था इंडियन एसोसिएशन 1876। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सुमेलित है? बताइए कि कौन सुमेलित है? शक्ति का मात्रक वाट होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होना चाहिए और प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है, इसलिए केवल और केवल राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि डायोड वाल्व में प्लेट धारा निर्भर करती है। डायोड वाल्व में प्लेट धारा निर्भर करती है किस पर? तो ये निर्भर करता है केवल कैथोड के ताप पर, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए परंतु इसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कि ये बढ़ जाएगा। ठीक है, 2% हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे राइट आंसर सी को टिक करेंगे, बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से हैं? एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ के साथ साथ न्यू इंडिया। ठीक है, कॉमनवेल्थ के साथ साथ न्यू इंडिया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अभ्युदय की बात करें तो मदन मोहन मालवीय जी ने जो कि अभ्युदय को लिखा था। साथ ही साथ इंडियन मिरर की बात करें तो द्वारकानाथ टैगोर जो थे वो हम यहाँ पे रखेंगे इंडियन मिरर। तो 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण था बंगाल का विभाजन, यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन जब किया गया, घोषणा किया गया, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? क्रिप्स मिशन भारत 1942 में था, मार्च 1942, और भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि इनका जो समय था 1936 से लेकर के 43 तक था। भारत छोड़ो आंदोलन इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अगला प्रश्न है कि भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किसने किया था? भारत में द्वैत शासन को किसने प्रारंभ किया? तो मार्टिन गिब्स चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम था 1919, इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था द्वैत शासन। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ 1921 की बात है, तो उस वक्त लॉर्ड रेडिंग थे, यानी डी होगा करेक्ट आंसर। वेलेस्ली के संबंध में बात करें तो 1800 ईस्वी में कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बर्नौली प्रमेय आधारित है, बर्नौली जो प्रमेय है, थ्योरम है, वो आधारित है किस पर? तो ये आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन ए। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लैंप की बत्ती जो होती है वो तेल चढ़ता है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि इसका कारण होता है कैपिलरी क्रिया के कारण। ठीक है, कैपिलरी क्रिया के कारण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा को किस सिख गुरु ने फारसी में लिखा था? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? राजनीतिक जागृति, राजनीतिक जागृति, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो देखिए
अगर हम यहाँ पे यंग इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी के साथ होना चाहिए था। न्यू इंडिया की बात करें तो ये एनी बेसेंट के साथ होना चाहिए था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा दोनों को लिखा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ यहाँ पे गलत है। तो सही केवल क्या है, सी यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न का सही क्रम बनाइए। निम्न का सही क्रम, तो चलिए सबसे पहला देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 के साथ होगा। सेकेंड पॉइंट है बारडोली सत्याग्रह 1928 के साथ। थर्ड पॉइंट बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। और फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे रख सकते हैं मुस्लिम लीग का गठन 1906। अगर हम इन सभी को अच्छे तरीके से सजाएं तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 और लास्ट में 2, यानी 1 3 4 2 यहाँ पे मिल रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से मैच करिए कि कौन किसके साथ मैच होगा। जैसे इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के साथ अब्दुल कलाम आज़ाद मैच करेगा। फर्स्ट का 2 के साथ, फर्स्ट का 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बी का फर्स्ट भी मिल ही गया, बी का फर्स्ट भी मिल ही गया, ठीक है। तो अब बात आती है यंग इंडिया और न्यू इंडिया। यंग इंडिया यहाँ पे हम कर सकते हैं, यंग इंडिया का संबंध हो जाता है किसके साथ, यंग इंडिया महात्मा गांधी के साथ, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के साथ। तो सी का 3 के साथ। और देखिए कुल मिलाकर बात करें तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। 1% आरक्षण देने की घोषणा की है कर्नाटक, ऑप्शन ए कर्नाटक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का निर्माण किया है। टी सेतु का निर्माण हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर किया, महानदी नदी पर, ठीक है, महानदी पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। राज्य उत्सव को टैग दिया है, राज्य उत्सव का टैग दिया है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, पंजाब। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कन्या सुमंगलम योजना लागू किया। कन्या सुमंगला योजना को लागू किया किस राज्य ने, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। नहीं किया तो यार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। यूनेस्को ने किस देश के जैमी सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है। तो जैमी जो सूप है वो हैती से संबंध रखता है, हैती। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो बताइए कि यहाँ पे कौन सही तरीके से सुमेलित किया गया। लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ता है, नक्की झील राजस्थान में पड़ता है माउंट आबू पे, और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। पुलिकट झील का संबंध आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों होता है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे जो कि पॉइंट्स गलत है, सही है, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप, पुलिकट झील के समीप, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। उत्तराखंड का रूपकुंड जो झील है इसी को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है, सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ झील का प्रकार है, दूसरी तरफ झील है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें क्रेटर निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो क्रेटर निर्मित झील लोनार झील, महाराष्ट्र का जो लोनार झील है। तो सी का 2 कहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शंस में, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे जो सूराताल झील है, सूराताल जो झील कहाँ पे पड़ता है ये भी पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बलिया में पड़ता है, ठीक है। ये एक प्रकार का गोखुर निर्मित झील है, गोखुर, यानी कि फर्स्ट का 3 होगा। तो सही आंसर हम ए को टिक करेंगे। लैंगून झील, चिल्का झील आपको पता ही होगा। तो इस तरह से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट किया गया था दिसंबर 2000 ईस्वी में। भारत सरकार निम्नलिखित निकायों में से किसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करता है या फिर तय करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है किसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन डी। आम आदमी बीमा योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। आम आदमी बीमा योजना स्टार्ट किया गया था कब, 2007 में, 2007 2 अक्टूबर 2007 को स्टार्ट किया गया था। तमिलनाडु का चावल कटोरा किस शहर को कहा जाता है। तमिलनाडु का चावल कटोरा किस शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पे तंजावुर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी तंजावुर। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी जो सेक्टर है और
तृतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे तीनों सेक्टर के संबंध में आपको ये बात करना है कि भारत की जीडीपी में उपरोक्त में से योगदान का सही बढ़ता क्रम क्या होगा। सही बढ़ता क्रम क्या है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो तृतीय क्षेत्र से जीडीपी मिलता है भारत को, लेकिन सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र से। अगर बढ़ता क्रम देखें तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय इस तरह से होगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। एक्सिम बैंक वर्ष में स्थापित किया गया था। एक्सिम बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो एक्सिम बैंक का संबंध हो जाता है भारत निर्यात बैंक, जो कि यहाँ पे 1982 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन नाथुला दर्रा के बारे में सही है। नाथुला दर्रा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, इसके संबंध में 3 पॉइंट्स लिखा गया, पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और ये तिब्बत को जोड़ता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। प्राचीन रेशम मार्ग का प्रमुख मार्ग है और इसे 2006 में फिर से खोला गया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 2006 में खोला गया था, तो बंद कब कर दिया गया था, 1962 में जो भारत और चाइना का युद्ध हुआ था उस बीच इसको बंद कर दिया गया था, यानी तब से ये 1962 से बंद था और पुनः 44 वर्षों के बाद इसको 2006 में फिर से खोला गया था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, लिपुलेख उत्तराखंड बिल्कुल सही। जलेपला दर्रा का संबंध हो जाता है सिक्किम से, ये पॉइंट गलत है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल तमिलनाडु, ये भी सही है, तो गलत यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ पर्यटन स्थल है और दूसरी तरफ राज्य है, तो चलिए देखते हैं कौन किसके साथ मैच होगा। चक्रता की बात करें तो ये आपका हिल स्टेशन उत्तराखंड में पड़ता है, फर्स्ट का 3 के साथ। ए का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बी का फर्स्ट हो ही गया, बी का फर्स्ट, यानी कि बी जो है हफलांग पड़ता है, ये असम में। और कलिम्पोंग की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के साथ मैच होगा, सी का 2 के साथ। तो सी का 2 यहाँ पर देख रहे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न कि एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, अगर हम पृथ्वी के संबंध में ही बात करें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, जो कि जनरली हम जानते हैं 3 जनवरी को होता है, तो इसको हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं, उपसौर। ठीक है, अधिकतम दूरी को उपसौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। ये किस प्रकार के पर्वत हैं, तो ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं, वलित पर्वत, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। साल, सागवन और बांस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। साल, सागवन, जो बांस है ये किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है नाइजीरिया है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत जो देश है वो लीबिया है। अफ्रीका महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे तीनों की तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी कथन सही है, कोई गलत नहीं है। किरीट पारिक समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। किरीट पारिक समिति किससे संबंधित थी, तो इसका संबंध हो जाएगा तेल मूल्य सुधार। तेल का मतलब यहाँ पे पेट्रोलियम की बात की जा रही है, पेट्रोलियम मूल्य सुधार के संबंध में बात के सिफारिशों के लिए इसका गठन किया गया था किरीट पारिक समिति। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया था यूएनडीपी के द्वारा, तो उसके संबंध में यूएनडीपी, ठीक है, उसका संकेतक नहीं है। तो इसमें 3 चीज़ों पे बात की जाती है, एक तो प्रति व्यक्ति आय, दूसरा जीवन प्रत्याशा, तीसरा शैक्षिक स्तर है वो। तो राष्ट्रीय आय की बात नहीं की जाती है, प्रति व्यक्ति आय की बात की जाती है। यहाँ पे ये पॉइंट गलत होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, जो कि इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से लिंग अनुपात को परिभाषित करता है। लिंग अनुपात को सही ढंग से परिभाषित करता है प्रति 1000 पुरुष संख्या पर महिलाओं की संख्या, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो स्वर्णरेखा और गंगा, स्वर्णरेखा और गंगा यहाँ पे 2 और 4 करेक्ट होगा, सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है। चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है, ये पड़ेगा आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ऑप्शन डी। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि तेल शोधनशालाएं और दूसरा तरफ राज्य है, तो मैच करिए तेल शोधनशालाएं और दूसरी तरफ राज्य के साथ। तो नूनमाती की बात करें, नूनमाती जो ये असम में पड़ता है, फर्स्ट का 3 के साथ, फर्स्ट का 3 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है,
तो वैसे भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कोयाली ध्यान रखिएगा, कोयाली आपका गुजरात में पड़ता है, कई बार पूछा गया। मंगलौर और पानीपत तो नाम से ही क्लियर हो जाएंगे। कार्ल ओ सावर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य है, ये आपको ध्यान रखना है कार्ल ओ सावर के संबंध में। पहला पॉइंट कह रहा है कि इनके अनुसार यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन है। बिल्कुल सही, इन्हीं के अनुसार था ये बात। सांस्कृतिक भूगोल के जनक इन्हें माना जाता है, कार्ल ओ सावर को। तो कोई भी कथन यहाँ पे असत्य नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ना ही एक और ना ही दो, दोनों के दोनों पॉइंट सही है। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर राइट आंसर होगा, ग्रिफिथ टेलर ऑप्शन डी। सुमेरु ज्योतिय दिव्य प्रकाश, जिसको औरोरा कहा जाता है, औरोरा, ये किस मंडल में दिखाई देता है? औरोरा जो होता है वो किस मंडल में? आयन मंडल में दिखाई देता है, ऑप्शन सी, आयन मंडल में। महाविस्फोट यानी बिग बैंग की जो घटना हुई थी, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? बिग बैंग के संबंध में कौन सा घटना सही है, कौन सा कथन सही है? यह घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। आज से 4.5 वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ था। महाविस्फोट सिद्धांत जो है एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट वन, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? वो है शुक्र। शुक्र यानी कि वेनस सौरमंडल का सूर्य के दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है, ये ध्यान रहेगा। पृथ्वी की बहन, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यातक संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, यानी सभी के द्वारा, ऑप्शन डी। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? तो इसमें क्या होता है कि निर्यात में वृद्धि होती है और उनके भुगतान संतुलन में सुधार होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कर की वसूली केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की जाती है? किस कर की वसूली केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की जाती है? तो व्यावसायिक जो कर है इसकी वसूली राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी। बिक्री कर किसका उदाहरण है? बिक्री कर किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखेंगे, बिक्री कर जो है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी। प्रति व्यक्ति आय जो है वो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, राष्ट्रीय आय को अगर हम कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो हमें प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? अगर आय बढ़ता है तो उपभोग भी बढ़ जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। वेमेल युग्म को पहचानिए, यहाँ पे कौन गलत तरीके से मैच किया गया? देखिए, चाय का अधिकतम जो होता है वो असम में होता है, मूंगफली का अधिकतम जो खेती होता है वो हम कह सकते हैं ये गुजरात के साथ मैच करना चाहिए, गुजरात। और अगर हम यहाँ पे बात करें नारियल, केरल, गन्ना, उत्तर प्रदेश, इन सब में कोई दिक्कत नहीं, जो गलत था वो ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? जो जड़ों से प्राप्त होता है। देखिए, लौंग जो होता है वो पुष्प कली से प्राप्त होता है, सूखे पुष्प कली से। दालचीनी छाल से, हल्दी जो कि तना से। तो उपरोक्त में से ऐसा कोई नहीं है जो कि जड़ से प्राप्त होगा। गाजर होता है, मूली होता है, ये सब जड़ से मिलते हैं। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप, जैसे ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, तो उसके अंतर्गत समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, सब कुछ हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बताना है कि गलत जोड़ा कौन सा होगा, तो बताइए कि यहाँ पे गलत जोड़ा कौन सा है। तो बांदीपुर जो अभ्यारण्य है वो कर्नाटक में, सरिस्का राजस्थान, अन्नामलाई तमिलनाडु, कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट होगा। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश कुगटी। अगला क्वेश्चन कि सनराइज इंडस्ट्रीज से क्या तात्पर्य है? सनराइज इंडस्ट्रीज से क्या तात्पर्य है? सूर्योदय उद्योग से हम किसे संबंध रखते हैं? तो कंप्यूटर, दूरसंचार और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो उद्योग हैं उनको कहा जाता है सनराइज इंडस्ट्रीज।
निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। भारत में 4 पारिस्थितिकी तप्त स्थल है, जिसमें हम लोग एक तो हिमालय को रखते हैं, हिमालय के सभी भाग आता है इसके अंतर्गत, इंडो वर्मा, सुडालैंड और एक पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, तो ये तीनों के तीनों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। धरातल पर मैग्मा ठंडा होकर बैथोलिक का निर्माण करता है। तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि जो बैथोलिक का निर्माण होता है वो धरातल पर नहीं गहराई में होता है। ये पॉइंट गलत है, सिर्फ गहराई नहीं यहाँ पे धरातल नहीं, यहाँ पे गहराई होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बैथोलिक जो बेसाल्ट के बने होते हैं, ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि बैथोलिक जो निर्माण होता है वो ग्रेनाइट का बना होता है। तो यहाँ पे ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। फोरवेस्टा के संबंध में कौन सा कथन सही है? फोरवेस्टा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पृथ्वी की वह गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होता है, उस गति को क्या कहते हैं? और इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है, तो इसे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं, यानी कि रिवोल्यूशन कहता है। ठीक है, घूर्णन गति जो होता है जिसको हम लोग दैनिक गति के नाम से जानते हैं, जिसको रोटेशन कहा जाता है, और इसके वजह से दिन और रात होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सिजगी क्या है? सिजगी हम किसे कहते हैं? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सिद्ध रेखा में होते हैं, इन्हें कहा जाता है सिजगी। ठीक है, सिजगी यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उड़ान जो कि योजना को स्टार्ट किया? उड़ान योजना को स्टार्ट किया हाल ही में राजस्थान के गवर्नमेंट ने। और उड़ान योजना के अंतर्गत क्या है कि 10 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक की लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो वितरण है वो किया जाएगा निःशुल्क। ठीक है, तो ये उड़ान योजना के अंतर्गत है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 3 नए जिले बनाए जाएंगे? पहले यहाँ पे 12 जिले हुए थे, अब अगर 3 नए जिले बन जाते हैं तो टोटल यहाँ पे 15 जिले हो जाएंगे, और वो आपका राज्य है पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड। और वो 3 नए जिलों का नाम की अगर हम बात करें तो तसेम्यू, साथ ही साथ न्यूलैंड और एक चुमुकेदिया नहीं, चुमुकेदिमा। ठीक है, तो ये 3 नए यहाँ पे इसके नए जिले बन जाएंगे, तो ध्यान रखना है। निम्न में से किस शहर ने दुनिया के सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? पीलीभीत ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू किया? खेल नर्सरी योजना 2022-23 को शुरू किया है किसने? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा हरियाणा ऑप्शन बी। देखिए, आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, तमिल थाई वाजुथु को किस राज्य का राज्य गीत घोषित किया गया? तमिल थाई वाजुथु को किस राज्य का राज्य गीत घोषित किया गया? इस गीत को गाने का जो है वो 55 सेकंड है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हम कह सकते हैं नाम से क्लियर होना चाहिए कि तमिल यानी कि तमिलनाडु, ऑप्शन डी। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो किस तरह से? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि से धारण करता है? तो राष्ट्रपति की संतुष्टि से यहाँ पे धारण करता है वो है राज्यपाल ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये सभी के सभी यहाँ से ग्रहण किया गया यूएसए के संविधान से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची कहाँ से ग्रहण किया गया? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऑप्शन डी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे हमारा जो प्रस्तावना है जिसको प्रियम्बल कहते हैं, तो प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का विचार वो यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? अजैवीय जो घटक है, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैवीय घटक। तो अजैवीय घटक के अंतर्गत यहाँ पे जल आएगा, जल, तापमान, आर्द्रता, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया था। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनती है, खाद्य श्रृंखला जो है बनती है
उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से, यानी सबसे पहले उत्पादक आएगा, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उपभोक्ता और उसके बाद अपघटक। ये हमारा जो कि फूड चेन बिल्कुल सही होगा। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। किसी श्रृंखला में, किसी खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? उत्पादकों का कार्य होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत क्या है? परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत यहाँ पे बन जाता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरणा देता है? समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरणा देता है नीति निषेधक तत्व। नीति निषेधक तत्व जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है और इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। और राज्य के नीति निषेधक जो सिद्धांत है उसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है? 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, और 51 के क के अंतर्गत आपका मौलिक कर्तव्य आ जाता है जो कि भाग 4 के क के अंतर्गत आता है। राइट, निम्नलिखित में से किस अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, वह रेट क्षेत्राधिकार। रेट क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकारों का और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था वो कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो क्वेश्चन में ही मेंशन था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि सदस्य। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनता है कि सदस्य प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? प्राक्कलन समिति जो है इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये 300 सदस्य लोकसभा से होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है लोकसभा की सदन की समिति। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इसकी घोषणा कहाँ पर की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसकी घोषणा हम कह सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। संविधान की प्रस्तावना में इसके बारे में बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान करता है कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन 1978। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो कि आखिरी बना था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। राज्यपाल की जो पदावधि होती है प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा पर, यानी ऑप्शन डी जो कि यहाँ पे पॉइंट्स गलत है। लोक सेवा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के और राज्यसभा के मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सी यहाँ पे राइट आंसर है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वह कौन थे? एकदम वीवीआई प्रश्न है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले पंचायती राज्य की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था 1959। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा के समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आर्टिकल 85 के द्वारा जो राष्ट्रपति होते हैं मंत्रिपरिषद के सलाह पर कर सकते हैं, यानी सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? बर्लिन में इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंपक के पिल्ले, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है?
तो बहुत ही सिंपल सा करेक्ट आंसर आप कर सकते हैं संपत्ति का अधिकार, क्योंकि पहले ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, अब ये एक प्रकार का विधिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो आर्टिकल 123 के तहत जारी करते हैं और ये 6 महीने तक लागू रहता है। ऑप्शन बी। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत है या फिर पशु है। यह कथन किसका है? कोई व्यक्ति अगर स्टेट में नहीं रहता है तो या तो वो संत है या फिर वो पशु है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? अरस्तु के द्वारा कही गई थी। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो मतदान का अधिकार एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन डी टिक करेंगे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय की बात की जा रही है, यहाँ पे राइट आंसर सरदार पटेल हो जाएगा। ऑप्शन डी। और ये हम कह सकते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे, और यहाँ पे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर कहें तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करना, निर्धनता को घटाना, ये सभी के सभी आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। निम्नलिखित पर विचार करिए। यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स लिखा गया, आपको बताना है कि कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, वो यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो ये पॉइंट तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि ये उल्टा हो जाता है। श्वसन में होता है, जैव पदार्थों के अपक्षय में होता है, और ज्वालामुखी क्रियाओं में भी कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी जाती है। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर कहेंगे कि 2, 3, 4 राइट आंसर है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? पारितंत्र का सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन सा होगा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो उसको हम लोग परितंत्र को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर BN राव यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर BN राव। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। 32। ठीक है, 32 क्या होगा राइट आंसर, नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर इसका करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, KM मुंशी संविधान का जो प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, बिल्कुल सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में पंचायती राज्य की बात कही गई थी, जिसमें इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज्य के बारे में सुझाव दिया था। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि भारत जो मूल अधिकारों का संरक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये पॉइंट गलत है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये बात किसने कही थी? जी ऑस्टिन। ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रोवाइड कराता है? तो 249 यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन डी, 249। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का स्थान दिए जाने से पूर्व एक सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा हम कह सकते हैं सिक्किम को सिर्फ और सिर्फ एक सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन उसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। तो सिक्किम यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों के निर्माण का कौन सा सही कालानुक्रम बताइए? तो उनके राज्यों के अनुसार तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो सिक्किम आएगा, क्योंकि सिक्किम अभी जस्ट हम लोगों ने बात की कि सिक्किम 1975 के साथ। उसके बाद अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका 55वें संविधान संशोधन के द्वारा 1986 में इसको एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 4 के बाद 2 आएगा, 4 के बाद 2 ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपका दिख रहा है 1। लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि देखिए दोनों 2000 में ही गठन किया गया था, क्योंकि 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था 2000 ईस्वी में। 1 नवंबर
9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर को हम ये कहेंगे कि 1 नवंबर को जो हमारा है वो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड जो कि बना। 9 नवंबर को यहाँ पे हम कहेंगे किसको, 9 नवंबर हो गया था आपका छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर को झारखंड। तो ये तीनों आपको डेट याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किसने किया था? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकियावेली, मैकियावेली ऑप्शन बी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये बात किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है आर्टिकल 53 के तहत। 53 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, 53 ध्यान रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75 ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस आर्टिकल के द्वारा बुलाया जाता है, तो 108 यहाँ पे बिल्कुल से होगा, 108, ठीक है। और 110 की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, 110 के अंतर्गत हम रखते हैं धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक पारित करने के संबंध में ये बात कही जाती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? 143 यानी 143 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? पर्यावरण से अभिप्राय है, तो पर्यावरण से अभिप्राय हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सभी के सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। यहाँ पे सभी के सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो जैवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से, यानी कि सभी के सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? संवेदनशीलता का विषय, तो ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन ऑप्शन ए को टिक करेंगे। हाल ही में किस फार्मूला 1 चैंपियन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया? नाइटहुड से सम्मानित इनको किया गया लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन ऑप्शन सी। हाल ही में अहमदाबाद में किसने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ऑप्शन बी। हाल ही में किस महिला को टाइम पत्रिका की 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? टाइम पत्रिका के द्वारा 2021 के एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, वो कौन है? तो सिमोन बिलेस यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार मखाना का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? बिहार मखाना का नाम बदल करके इसका नाम रख दिया गया मिथिला मखाना, ऑप्शन सी मिथिला मखाना। हाल ही में किस राज्य में मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट होगा।